Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर। साथियों, साइकोलॉजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे शिक्षक भर्ती 2021 के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरे प्रश्न जो है वो पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित है, तो एक एक प्रश्न को देख करके जाइएगा। चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न संख्या 1 में। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, बच्चों के सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बंडूरा की संरचना है? स्कीमा, प्रबलन, मॉडलिंग और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर देना है। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है आपको। देख लीजिए एक बार प्रश्न को अच्छी तरह से, और फिर जो इसका सही उत्तर है उसका आपको चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं सही आंसर। सोच लिया होगा आपने। राइट आंसर है साथियों मॉडलिंग। देखो, मॉडलिंग का मतलब होता है देख करके अनुकरण करना। मतलब एक बार तो जो व्यवहार है, जो क्रिया है, उसको देखा जाता है, उसका प्रेक्षण किया जाता है साथियों, फिर उसके जैसे ही व्यवहार किया जाता है, तो उसको ही मॉडलिंग कहते हैं। और ये किसके द्वारा बताया गया है? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा बताया गया है। जो बेबी डॉल स्टडीज़ है जिस पर इन्होंने प्रयोग किया था, उससे संबंधित है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, पूरे 30 प्रश्नों को देख करके जाइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको लगने वाले हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति व संवेग का संबंध असंगत है। घृणा, निवृत्ति, आत्महीनता, जिज्ञासा, आमोद, हास, एकांकीपन, सामूहिकता। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखो, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2, आत्महीनता और जिज्ञासा। देखिए साथियों, जो विलियम मैकडूगल ने 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियाँ आपस में संबंधित करके मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने घृणा नामक संवेग का संबंध निवृत्ति से बताया है, आमोद नामक संवेग का संबंध हास से बताया है, एकांकीपन नामक संवेग का संबंध सामूहिकता नामक मूल प्रवृत्ति से बताया है। लेकिन आत्महीनता जो संवेग है, इसका संबंध जिज्ञासा से नहीं बताया है, बल्कि दैन्यता से बताया है, दैन्य भाव से बताया है। इसलिए आपके ये जो दूसरा विकल्प है ये क्या है? असंगत है। तो यही आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, व्यक्तिगत वार्ता और पाठ। तो बताइए प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो, थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, एक बार आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। 5 से 10 सेकंड का आपको टाइम दे दिया जाता है, तो सोचिए और निकालिए इसका सही आंसर। तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आपका प्रश्न संख्या 3 में सही है। विकल्प नंबर 4 साथियों, जिसको पाठ या ढांचा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको संकेत दिया जाता है या उनको ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो उनको सहयोग भी प्रदान किया जाता है। तो इसको ही हम पाठ या ढांचा के नाम से जानते हैं। फोर्थ विकल्प बिल्कुल सही है आपके प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 4 पर। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 4, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था से पहले कौन सी अवस्था आती है? उत्पादकता बनाम स्थिरता, आत्मीयता बनाम अलगाव, संपूर्णता बनाम निराशा, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। तो दीजिए प्रश्न संख्या 4 में कौन सा जो आंसर है वो आपका सटीक है साथियों। तो चौथे क्वेश्चन के लिए भी आपको कुछ टाइम दिया जाता है, तो सोच लीजिए और इसका आंसर निकालिए साथियों। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है, उत्पादकता बनाम स्थिरता। देखो, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में
8 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था, जिसमें अंतिम अवस्था से पहले, तो अंतिम अवस्था तो है संपूर्णता बनाम निराशा, ये 8वीं अवस्था है, और इसके पहले मतलब जो 7वीं अवस्था आती है वो है उत्पादकता बनाम स्थिरता। इसलिए आपके प्रथम विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो ये रहा आपके 5वां क्वेश्चन। हार्टशॉर्न ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन टिगिट में कौन सी व्यक्तित्व मापन विधि के अनेक उदाहरण दिए? निष्पादन परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण, वैयक्तिक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो देखो हार्टशॉर्न का नाम सभी ने सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना है तो वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इनका नाम चलता है किसमें? व्यक्तित्व मापन की विधियों में। इनके द्वारा जो व्यक्तित्व मापन की विधि दी गई थी वो थी साथियों परिस्थिति परीक्षण। व्यक्ति के सामने कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती थी, फिर उसके जो ईमानदारी और बेईमानी पक्ष का निर्धारण उसमें किया जाता था कृत्रिम परिस्थितियों के आधार पर। तो साथियों यह आपका जो दूसरा विकल्प है यही आपका प्रश्न संख्या 5 में सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 छठे क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर नैतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को सर्वाधिक महत्व दिया है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और जॉन ब्रॉड वाटसन। तो बताइए प्रश्न संख्या 6 में, एक बार प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जो नए पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें प्रश्नों को समझना पड़ता है। अब ऐसे कोई नहीं पूछता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है या आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, किसने किसकी स्थापना की, ऐसा प्रश्न कभी भी नहीं आएगा मनोविज्ञान में, ये हमेशा याद रखना। नवीन पैटर्न वाले प्रश्नों को समझना ही पड़ता है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। साथियों लॉरेंस कोहलबर्ग थर्ड वो विकल्प सही है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक का नाम देखना है, बच्चों को ज्ञान का सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा और उनके चिंतन पर नैतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को सर्वाधिक महत्व दिया। तो नैतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को सर्वाधिक महत्व लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा अपने नैतिक विकास सिद्धांत में दिया गया था। तो आपके विकल्प नंबर 3 सही है साथियों। प्रश्न संख्या 6 में सर्वाधिक की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन में आपके तीसरा ही विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। आपके 7वां क्वेश्चन, गुणात्मक व्यक्तिगत रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्धि, ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन। तो देखो एक होती है मात्रात्मक व्यक्तिगत रूपी प्रक्रिया और एक होती है गुणात्मक रूपी प्रक्रिया। साथियों मात्रात्मक रूपी प्रक्रिया को तो वृद्धि या ग्रोथ कहेंगे और गुणात्मक व्यक्तिगत रूपी प्रक्रिया को डेवलपमेंट अर्थात विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकास। इसलिए आपके 7वें क्वेश्चन में 3rd विकल्प सही है साथियों। देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न को, क्योंकि गुणात्मक प्रक्रिया होती है डेवलपमेंट या विकास और मात्रात्मक होती है वृद्धि या ग्रोथ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके 8वां क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है और विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है। तो देखो प्रश्न संख्या 8 में वापस आपको टाइम दिया जाता है, तो निकालिए इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 8 में दीजिए अपना सटीक उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं 8वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसको क्या है। आपके प्रश्न संख्या 8 में राइट आंसर प्रथम विकल्प, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया जो हम किसी भी चीज़ को अधिगम करते हैं, किसी भी चीज़ का या किसी भी चीज़ को सीखते हैं, तो अगर हम अभिप्रेरित है, अभिप्रेरणा हमारे अंदर है, तो हमारे उस चीज़ में रुचि ज़्यादा लगेगी साथियों सीखने में। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो चलिए 9वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 देखते हैं 9वें क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास परिवर्त्य होता है,
विकास आनुवांशिक व वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। विभिन्न अवस्थाओं में विकास की दर एक समान नहीं होती है और ये सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। तो बताइए, ये जो 4 सिद्धांत विकास के दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में गलत है साथियों? आपको गलत का चयन करना है क्योंकि नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो 9वें क्वेश्चन में राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3। विभिन्न अवस्थाओं में विकास की दर एक समान नहीं होती है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, किशोर अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है। साथियों, अलग अलग अवस्थाओं में जो अलग अलग विकास के आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक आयाम है, मानसिक आयाम है, सामाजिक आयाम है, नैतिक आयाम है, सांस्कृतिक आयाम है, सांवेगिक आयाम है और भी बहुत सारे। तो साथियों, ये अलग अलग दर से एक समान, अलग अलग दर इनकी होती है, एक समान ये नहीं होते हैं, ये तो सही है, लेकिन ये सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। ये कथन यहाँ पर गलत जुड़ गया है यहाँ पर, क्योंकि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, इसलिए आपके 3rd विकल्प सही है। बाकी परिवर्तित मतलब परिवर्तनशील, बिल्कुल सही बात है, विकास परिवर्तनशील होता है। आनुवांशिकी और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है और प्रत्येक अवस्था के विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे भी होते हैं। यहाँ आपका 3rd विकल्प ही सही रहेगा 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 को। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर। फ्रायड के अनुसार किस प्रकार के व्यक्तित्व बनावट में नियम तथा जीवन की सत्यता एवं नैतिकता का अधिकतम ध्यान रखा जाता है जब व्यक्ति के द्वारा किसी कर्म को संपादित किया जाता है? तो आपको वो अवस्था देखनी है, इदम, परा, अहम, अहम या अचेतन। साथियों, 10वें क्वेश्चन में अच्छी तरह से देख लीजिए, सिगमंड फ्रायड से संबंधित हर बार शिक्षक भर्ती में चाहे कोई सी भी हो, ये प्रश्न पूछा ही जाता है साथियों, कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो चाहे। तो यहाँ आपका जो सही आंसर निकल के आता है वो रहेगा परा अहम, जिसको हम सुपर ईगो भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सुपर ईगो भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है व्यक्तित्व की बनावट में जीवन की सत्यता, जीवन की नैतिकता का अधिकतम ध्यान रखना। ये किस में रखा जाता है? जीवन की सत्यता, जीवन के नियम, जीवन की नैतिकता। साथियों, ये सुपर ईगो वाला जो व्यक्तित्व है, जिसको परा अहम कहा जाता है, उसमें ध्यान रखा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। तो मित्रों 11वें क्वेश्चन को देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 11। इनमें से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? नियोजित शिक्षण, उचित वातावरण, निरंतर प्रत्यारोपण, निरंतर सहयोगात्मक अधिगम। अब यहाँ पर ये जो 4 बिंदु है, अब विकल्प आपको इनके आधार पर देखना है। तो पहला विकल्प है 1, 2, 3, 4 सभी सही है, सभी बढ़ावा देते हैं सार्थक अधिगम को। 1, 2, 4 ही बढ़ावा देते हैं, 2 और 4 बढ़ावा देंगे, या तीसरा, चौथा या दूसरा? साथियों, तीसरा, चौथा और दूसरा। यहाँ पर विकल्पों को देख लीजिए, बिंदुओं को देख लीजिए और अच्छी तरह से देख कर के सही उत्तर का चयन कर लीजिए साथियों। तो देखो, जो 11वें क्वेश्चन में राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। कैसे? क्योंकि उचित वातावरण, नियोजित शिक्षण और निरंतर सहयोगात्मक अधिगम, पहला, दूसरा और चौथा ये बिंदु बढ़ावा देंगे। लेकिन साथियों, निरंतर प्रत्यारोपण मतलब दूसरों के ऊपर आरोप लगाना निरंतर, तो ये सार्थक अधिगम को बढ़ावा नहीं देगा। इसलिए यहाँ पर ये पहला गलत है। इसमें यहाँ पर मतलब पहला क्या? पहला विकल्प, क्योंकि इसमें 3 है। चौथा गलत है क्योंकि इसमें भी 3 है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें पहला नहीं दिया हुआ है। तो आपके विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही है साथियों। पहला, दूसरा और चौथा जो बिंदु है ये सार्थक अधिगम को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आपके प्रश्न संख्या 12। अधिगम पद्धति जिसमें हल एवं स्किनर ने बल दिया है, निरीक्षण युक्त अधिगम, अनुकरण युक्त अधिगम, वास्तविकरण अधिगम, प्रबलन अधिगम। तो साथियों, हल का और स्किनर का, इनका तो नाम आपने विशेष तौर पे 100% सुन ही रखा होगा अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो देखो,
हल और स्किनर साथियों दोनों ने ही प्रबलन पर बल दिया है, ठीक है। परबलन मतलब पुनर्बलन पर बल दिया है, तो यहाँ पर इनका पुनर्बलन थोड़ा अलग अलग था, लेकिन था तो पुनर्बलन ही साथियों यहाँ, इसलिए आपके विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 13 को। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ, आपके प्रश्न संख्या 13 देख लीजिए। 13वें क्वेश्चन को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है और व्यक्तिगत विभिन्नता वंशक्रम के कारण होती है। तो यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा कथन आपको व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित सही लग रहा है मित्रों? 13वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा कौन सा विकल्प सही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए साथियों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट जरूर करें। तो देखो 13वें क्वेश्चन में राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है, मान लो 10 विद्यार्थी है और 10 के ही IQ कितनी आई है, 100 आई है, तो भी उनकी उपलब्धियों में विभिन्नता हो सकती है। ये पूर्णतः सत्य कथन है। बाकी कुछ भी समानता नहीं होती है, कुछ तो समानता हो सकती है। आप यदि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वक्र खींचते हो तो हमेशा एक और ही नहीं झुकेगा, अलग अलग दिशाओं में जाएगा। ये वंशक्रम के कारण ही नहीं बल्कि वातावरण के कारण भी होती है, इसलिए ये वाक्य गलत है सारे, पहले को छोड़कर, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं, आपके प्रश्न संख्या 14। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अंतर्दृष्टि का अवसर उपलब्ध कराकर और अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराकर। टारगेट 20+ ही रखो, इसमें 20+ भी करते हो तो मतलब साइकोलॉजी में आप बहुत कुछ जानते हो साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 में राइट आंसर बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो 14वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, एक बार अच्छे से प्रश्न को समझ करके उत्तर देना। आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराकर आप बच्चों की जो जटिल अवधारणा मतलब जो कठिन चीज़ें हैं जिनको समझने में दिक्कत आती है उसकी समझ को आराम से विकसित कर सकते हो। तो विकल्प नंबर 4 ही ऐसा है जो यहाँ पर सही है। बाकी अंतर्दृष्टि से बार बार यांत्रिक अभ्यास कराना, यांत्रिक अभ्यास गलत होता है। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके ये सही हो सकता था, लेकिन ये उतना सटीक नहीं है जितना विकल्प नंबर 4 सटीक है, इसलिए आपके चौथे विकल्प पे ही हम रहेंगे और यही आपका राइट आंसर है 14वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15, कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? भाषा, सामाजिक अनुभव, क्रियाकलाप और परिपक्वन। तो बताइए प्रश्न संख्या 15 में इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है साथियों? तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। देखो भाषा है, सामाजिक अनुभव है, क्रियाकलाप है, तीनों पूर्णतः संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगे, लेकिन साथियों परिपक्वन या परिपक्वता ये उतनी ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है, इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वो ही प्रश्न संख्या 15 में सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर। आपके प्रश्न संख्या 16 क्या पूछा जा रहा है 16वें क्वेश्चन में? किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? उन्हें कमजोरियों का ज्ञान करवाना चाहिए, उन्हें कमजोरियों का ज्ञान न कराना, ठीक है, न में यहाँ स्पेस होना चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, आकांक्षा का उचित स्तर तय करना और समस्या का समाधान न करना। तो इजी क्वेश्चन में इसको कहूँगा क्योंकि सभी के यह सही होने वाला है। क्या है आपके प्रश्न संख्या 16 में सही आंसर? आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। ये एक शिक्षक को किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में योगदान देना चाहिए कि जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो चीज़ें इच्छा जो उनको उनकी जो इच्छाएं हैं चीज़ों को प्राप्त करने की, उनका एक उचित स्तर आप उनको बताओ कि भाई ये चीज़ें रखो, ठीक है। थर्ड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ। आपके प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से
किन निम्नलिखित में से कौन कौन सी है ये ना, तनाव कम करने और अंतर्द्वंद्व का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। रुकावट दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, उदात्तीकरण और दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर देखो समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है तनाव को कम करने की। तो साथियों यहाँ पर देखो प्रत्यक्ष विधि नहीं है, अप्रत्यक्ष विधि है। तो साथियों रुकावट को दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, ये तीनों ही प्रत्यक्ष विधि में आती है। लेकिन जो उदात्तीकरण वाला विकल्प है, उदात्तीकरण, ये समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों में आती है। किस में आती है? समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों में। जैसे उदात्तीकरण शोधन, मार्गांतरीकरण है, युक्तिकरण है, दमन है, शमन है, पलायन है, पृथक्करण है, उचित स्थापन, कई सारे नाम होते हैं उनके अलग अलग। तो साथियों उसी में आता है एक उदात्तीकरण। आपके थर्ड विकल्प जो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 18 पर। आपके प्रश्न नंबर 18, हेगार्ड के अधिगम सिद्धांत की सही व्याख्या है किसी कार्य को करके सीखना, किसी कार्य को दूसरों द्वारा करते हुए देखकर सीखना, संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना और उद्दीपक द्वारा सीखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिर्फ आपको हेगार्ड के अनुसार ही बताना है कि जो हेगार्ड ने अधिगम का सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने अधिगम के बारे में क्या बताया है साथियों, अधिगम की क्या व्याख्या की है। 18वें क्वेश्चन में बताइएगा सही आंसर। साथियों हेगार्ड ने अधिगम का जो सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने अनुकरण की पद्धति को अपनाया था। ठीक है, इनका सिद्धांत अनुकरण पर आधारित है। मतलब बालक किसी भी कार्य को सीखने के लिए पहले दूसरों को देखता है कार्य को करते हुए और फिर उस कार्य का अनुकरण करके उस कार्य को करना सीखता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो सही है प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो आपके प्रश्न नंबर 19 है मित्रों, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक व प्रायोगिक बुद्धि का संबंध किससे है? जेरोम एस ब्रूनर से, जीन पियाजे से, थॉर्नडाइक से और स्टर्नबर्ग से। तो देखो ये बुद्धि के जो 3 घटक या 3 तत्व बताए हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं? स्टर्नबर्ग के द्वारा बताए गए हैं अपने बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत में। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 20 पर। तो चलिए 20वें क्वेश्चन को देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 20 है, संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे के हैं, स्वतंत्र एक दूसरे से हैं, एक दूसरे के विलोम है, एक दूसरे में सन्निहित है या ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 20 में देखिए राइट आंसर कौन सा है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प। तो मित्रों देख लेते हैं इसके सही आंसर को। जो संज्ञान और संवेग है ये एक दूसरे में सन्निहित होते हैं। सन्निहित मतलब एक दूसरे में निहित होते हैं साथियों, एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 में बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। आपके प्रश्न संख्या 21 क्या पूछ रहा है आपसे? 21वां क्वेश्चन, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, अपने विषय की पाठ्य वस्तु को पूरा करना, शिक्षण के दौरान बच्चों को आराम से रखना, नियमित रूप से बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाना। तो बताइए इनमें से शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको कौन सा लग रहा है? कौन से विकल्प में आपको लग रहा है कि भाई यार ये शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? जो सबसे बेस्ट विकल्प है मित्रों उसका चयन कीजिएगा। आपके प्रश्न संख्या 21 में राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 22, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है समाज की बुराइयां या सामाजिक बुराइयां, नगर या गांव की गंदगी, छात्रों में धूम्रपान की लत और इनमें से सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान, स्टीफन एम कोरे नाम सभी को याद होगा उनका। देखो जनक है स्टीफन एम कोरे क्रियात्मक अनुसंधान के।
मित्रों, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? विद्यालय में किया जाता है। और इससे नगर गांव की गंदगी और सामाजिक बुराइयां हल नहीं होती है, बल्कि जो विद्यालय से संबंधित समस्याएं हैं उनका हल किया जाता है। जैसे छात्रों में धूम्रपान की लत, तो ये विद्यालय से संबंधित समस्या है, इसलिए इसको आप क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से हल कर सकते हो। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 23 पर। तो चलिए देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 23 को। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन पर केंद्रित आधारित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है और यंत्रवत याद करने पर आधारित है। तो बताइए प्रश्न संख्या 23 कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों 23वें क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं, टाइम आपने ले लिया कि भाई कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 में राइट आंसर है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी जो अधिगम है उसमें अवबोध मतलब उस चीज़ को समझ करके, उस चीज़ को खुद ही करके अधिगम किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 24 पर। तो चलिए देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 24 को। 24वां क्वेश्चन, यशपाल समिति प्रतिवेदन 1993 इस नाम से जाना जाता है। लर्निंग द प्लेजर विद इन, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग टू लर्न और लर्निंग टू लिव टूगेदर। तो साथियों यहाँ पर यशपाल समिति का तो नाम सभी ने सुन रखा होगा। 2005 में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनी थी एनसीएफ 2005, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये प्रोफेसर यशपाल को। लेकिन प्रोफेसर यशपाल ने सन 1993 में भी एक समिति थी, उसकी अध्यक्षता की थी, यशपाल समिति प्रतिवेदन जिसको कहा जाता है 1993 के नाम से। साथियों इसमें लर्निंग विदाउट बर्डन जो हम 2005 में पढ़ते हैं ना एनसीएफ 2005 में, वो मूल रूप से यशपाल समिति प्रतिवेदन 1993 है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब क्या होता है? बोझ रहित शिक्षा। किस नाम से जाना जाता है इसको? बोझ रहित शिक्षा, या फिर बिना भार के अधिगम भी इसको कहते हैं। बिना भार के अधिगम, बोझ रहित शिक्षा या लर्निंग विदाउट बर्डन, कुछ भी आप इनको कह सकते हो, तीनों एक ही चीज़ है। सेकंड विकल्प आपके 24 में सही है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 25 को। तो चलिए 25वें क्वेश्चन की तरफ। आपके प्रश्न संख्या 25, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है वो कहलाता है? पिछड़ा बालक कहलाता है, मंदबुद्धि बालक कहलाता है, मंदित मना बालक कहलाता है, या बाल अपराधी कहलाता है? तो साथियों 25वें क्वेश्चन में कौन सा है विकल्प आपका सही? विकल्प नंबर 1 पिछड़ा बालक वो कहलाता है। पिछड़ा बालक का मतलब क्या होता है? वह बालक जो कक्षा में शैक्षिक उपलब्धि में अपने साथियों से पीछे रह जाए, ठीक है, उसको ही हम पिछड़ा बालक कहते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 25वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो चलिए 26वें क्वेश्चन पर आपके प्रश्न संख्या 26, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं न्यूनतम अवधान विकार, धारा प्रवाह पढ़ने की सक्षमता, अपसारी चिंतन और पढ़ने में धारा प्रवाहिता की अयोग्यता, और इनमें से सभी। तो साथियों बताइए इनमें से कौन सा आंसर है जो आपका राइट आंसर है? पठन वैफल्य जो बच्चे होते हैं उनके प्राथमिक लक्षण के अंतर्गत कौन सा आएगा? देखो प्रश्न संख्या 26 में राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में तो मुझे शायद बोनस देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि धारा प्रवाह पढ़ने की सक्षमता नहीं होती है, अक्षमता होती है। यहाँ पर सक्षमता और अक्षमता दोनों शब्दों में टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये मुख्य लक्षण होता है कि जो डिसलेक्सिया युक्त बच्चे होते हैं वो धारा प्रवाह से नहीं पढ़ पाते हैं, अक्षमता होती है, सक्षमता नहीं होती है। यहाँ सेकंड विकल्प कब सही रहेगा साथियों? जब यहाँ अक्षमता रहेगा सक्षमता की जगह पर, क्योंकि न्यूनतम अवधान विकार, अपसारी चिंतन, साथियों अपसारी चिंतन तो इनमें होता ही नहीं है पठन वैफल्य में, या पढ़ने में धारा प्रवाह की अयोग्यता, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपसारी चिंतन यहाँ फिर गलत कर गया ना विकल्प को, इसलिए यहाँ पर धारा प्रवाह पढ़ने की
अक्षमता होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये बोनस के लायक क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं इससे क्षमता को अक्षमता कर दूं तो फिर दूसरा विकल्प आपका सही है। इनमें से सभी तो कदापि नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 27, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग होता है प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में, श्रेणी विभाजन में और अधिगम में। तो जो निष्पत्ति परीक्षण जिसको हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं साथियों, इसका सबसे अधिक उपयोग छात्रों के वर्गीकरण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? छात्रों के वर्गीकरण में। सेकंड विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 की तरफ। तो आपके 28वां क्वेश्चन, देखो अगर 27वें क्वेश्चन पे डाउट हो तो मत करना, क्योंकि रीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पर छात्र वर्गीकरण को ही सही माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न संख्या 28 में राइट आंसर है आपके अतिकल्पना। अतिकल्पना का मतलब क्या होता है? कल्पना तो सभी जानते हो, स्वली चिंतन एक तरह से। तो जो शारीरिक रूप से निर्योगी व्यक्ति होते हैं इनके लिए अतिकल्पना को ही सबसे संतोषजनक युक्ति माना जाता है रक्षा तंत्र की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 जो कि आप, तो साथियों प्रश्न नंबर 29 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ध्यान नहीं दिया गया है शिक्षक छात्र अनुपात पर, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा पर, 14 वर्ष पश्चात शिक्षा पर और इनमें से सभी। तो RT 2009 भी आप सभी ने पढ़ रखी होगी। देखो RT 2009 में शिक्षक और छात्र अनुपात पर भी ध्यान दिया गया था, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा पर ध्यान दिया गया था, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर इसमें ध्यान नहीं दिया गया था साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है 29वें क्वेश्चन में वो बिल्कुल सही है। तो अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा साथियों। हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके अंतिम और 30वें प्रश्न को। आपके 30वां क्वेश्चन है, अधिगम का पटार है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में समाप्ति और अधिगम में अवरोध। तो देखो अधिगम का पटार नाम सभी ने सुन रखा होगा। अधिगम में पटार कब बनता है? जब हम सीखने की एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करते हैं, इसको कहा जाता है अधिगम में अवरोध आ जाना। साथियों चौथा विकल्प सही है प्रश्न 30 में। समाप्ति या दोष नहीं, अवरुद्ध वर्धन, वर्धन मतलब तो बढ़ना है साथियों, ठीक है। यहाँ पहला नहीं रहेगा, ओनली चौथा ही विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।